हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिवोर्स इन मुस्लिम लॉ यानी कि तलाक के बारे में। तलाक के टॉपिक पर आए उससे पहले कुछ तलाक से जुड़ी प्रिलिमिनरी जानकारी मैं आपको दे दूं। पहली बात यह है कि मुस्लिम मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक सेक्रामेंट या फिर संस्कार नहीं है हिंदू मैरिज की तरह। तो जिस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने का तरीका जो है वो डिवोर्स है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिवोर्स का कॉन्सेप्ट हिंदू लॉ में, क्लासिकल हिंदू थियोलॉजी में पहले नहीं था। हिंदू लॉ में हस्बैंड एंड वाइफ जब वो एक बार शादी कर लेते हैं तो उनको इनसेपरेबल माना जाता है। ये माना जाता है कि उनको मौत भी, डेथ भी सेपरेट नहीं कर सकती है, और वो अगर एक बार शादी हो गई तो वो 7 जन्मों के लिए पति पत्नी रहेंगे। उसी तरीके से क्रिश्चियन लॉ में, क्रिश्चियंस में यह माना जाता है कि हस्बैंड और वाइफ शादी के बाद इनसेपरेबल हैं, पर 7 जन्मों के लिए नहीं, पर इस प्रेजेंट, इस जन्म के लिए उनको अलग नहीं किया जा सकता। पर मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है। मुस्लिम लॉ में आप कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी कर सकते हो और डिवोर्स के थ्रू उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी निकल सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिवोर्स तभी प्रेफर किया जाएगा मुस्लिम लॉ में, और उसके बाद अभी जैसे हिंदू लॉ में स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन हो गया है डिवोर्स का, डिवोर्स तभी प्रेफर किया जाना चाहिए जब रिकंसिलिएशन की सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो चुकी हैं। अब ऐसी कोई संभावना बची नहीं है कि ये हस्बैंड और वाइफ एक साथ एक छत के नीचे दोबारा रह सकें। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तलाक तभी दिया जा सकता है जब हस्बैंड मेजर हो और साउंड माइंड का हो। अगर हस्बैंड माइनर है तो वो तलाक नहीं दे सकता, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति भी तलाक नहीं दे सकता। अब डिवोर्स के लिए एज क्या है मेजॉरिटी की? तो मुस्लिम लॉ में ध्यान रखिए कि मुस्लिम लॉ में मेजॉरिटी इज इक्वल टू प्यूबर्टी, राइट। जबकि आप देखेंगे कि प्यूबर्टी अलग होती है। प्यूबर्टी 13-14 साल के आसपास आती है, बट मेजॉरिटी 18 ईयर्स पे आती है, या फिर अगर गार्डियन अपॉइंटेड है कोर्ट में तो वो 21 ईयर्स पे आती है, ऐसा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट बोलता है। बट मुस्लिम लॉ में मैरिज, डिवोर्स और डावर के केसेस में प्यूबर्टी जो है, वेल एक्सेप्टेड एज जो है वो 15 ईयर्स है, कि 15 साल पे प्यूबर्टी आ जाएगी। प्यूबर्टी मतलब मेजॉरिटी आ जाएगी। तो मैरिज, डिवोर्स और डावर के इन 3 मसलों में एज ऑफ मेजॉरिटी 15 साल है। इन 3 मसलों में इंडियन मेजॉरिटी एक्ट मुस्लिम्स के ऊपर लागू नहीं होता। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिवोर्स के बारे में। तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे डिवोर्स का सारा पूरा पॉसिबल क्लासिफिकेशन जो है वो कर रखा है। तो पहले देखते हैं डिवोर्स बाय हस्बैंड। हस्बैंड जो डिवोर्स देता है वो, उसके फर्दर 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, तलाक, इला और जिहर। तलाक जो होता है उसके फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। ये तलाकुल बिद्दत ट्रिपल तलाक है जिसको अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तलाकुल सुन्नत जो है उसके फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, तलाक अहसन और तलाक हसन। फिर आते हैं डिवोर्स बाय वाइफ। हालांकि एक बात और याद रखिए कि मुस्लिम वाइफ के पास बड़ी लिमिटेड पावर है हस्बैंड को डिवोर्स देने की, और वो पावर भी वाइफ तभी एक्सरसाइज कर सकती है जब हस्बैंड की भी उसमें रजामंदी हो, हस्बैंड की भी उसमें कॉन्सेंट हो। अदरवाइज वाइफ डिवोर्स नहीं दे सकती, उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो यहां पर तलाक बाय वाइफ में एक तलाक आता है, तलाक तफवीज। फिर है तलाक बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट, यहां पे खुला आता है और मुबारत आता है। उसके बाद चौथा क्लासिफिकेशन है स्टैट्यूटरी डिवोर्स। स्टैट्यूटरी डिवोर्स में हम पढ़ेंगे लेन, फसक और ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मुस्लिम मैरिज प्रोवाइडेड अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। अब हम बात करते हैं तलाक अहसन की। तलाक अहसन को सबसे अच्छा तलाक माना जाता है, सबसे अच्छा, मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है, और उसके 2 रीजन है। तलाक जो है वो ईवल वर्ड है, ऐसा माना गया है मुस्लिम थियोलॉजी में कि आदमी को एक तलाक का वर्ड है वो अपनी जुबान से उसको प्रोनाउंस भी नहीं करना चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। तो यहां पर जो ईवल वर्ड ऑफ तलाक है वो केवल एक ही बार बोला जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये तलाक जो है ये सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है रिकंसिलिएशन की और सेटलमेंट की हस्बैंड और वाइफ के बीच में। तो देखिए यहां पर देखते हैं, ये मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक है। दूसरा ये है कि सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक, तलाक को केवल एक ही बार बोला जाना है। कब बोला जाना है? ड्यूरिंग तुर। इस तुर को हम पीरियड ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं। ये तुर एक्चुअली होता क्या है कि जो 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का जो पीरियड होता है इसको तुर बोला जाता है। तुर मींस पीरियड ऑफ प्योरिटी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा है तो केवल एक ही प्रोनाउंसमेंट होना है। और जैसे ही सिंगल प्रोनाउंसमेंट तलाक का हस्बैंड करता है, इमीडिएटली उसके बाद हस्बैंड की जो वाइफ की जो है वो इद्दत शुरू हो जाती है।
इद्दत जैसे कि आपको पता है कि इद्दत एक पीरियड ऑफ सेक्लूजन है, जब वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगी, अलग रहेगी, और इसका पर्पस ये रहता है कि ये असर्टेन करना कि वाइफ कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। अब पता चले कि इमीडिएटली तलाक हुआ आज और कल वो दूसरी शादी कर ले और पता चले पहले पति से उसके पेट में बच्चा हो, तो प्रेगनेंसी को असर्टेन करना तलाक का, इद्दत का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। इद्दत की ड्यूरेशन क्या रहती है? इफ सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं महिला के, बिकॉज एक एज के बाद मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है, जिसको मेनोपॉज भी बोलते हैं, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। सो इफ द वुमेन इज सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन, देन 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज की इद्दत उसको करनी पड़ेगी। अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल अब बंद हो चुका है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तो इद्दत रहेगी 3 लूनर मंथ। 3 लूनर मंथ, लूनर मंथ क्या होता है? 29.5 डेज का, 29.5 डेज का एक लूनर मंथ होता है, ऑलमोस्ट 30 दिन का। तो ये 3 महीने की इद्दत हो जाएगी अगर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो गया है। और तलाक बोलने के टाइम अगर महिला प्रेग्नेंट थी तो उसकी इद्दत चलेगी टिल द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब तक, अगर मान लो कि महिला 4 महीने की प्रेग्नेंट थी जब उसको तलाक बोला गया था, तो बच्चा मान लीजिए कि अगर 9 महीने में पैदा हो रहा है, तो चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक, 9th मंथ तक उसकी इद्दत जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। या फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मान लीजिए मिसकैरेज हो गया, तो मिसकैरेज होने के बाद इद्दत खत्म हो जाती है। और जैसे ही ये इद्दत का पीरियड कंप्लीट होगा, इद्दत का पीरियड कंप्लीट होते ही ये तलाक इर्रिवोकेबल, फाइनल एंड बाइंडिंग हो जाता है। हालांकि जब तक इद्दत चल रही है तब तक ये रिवोकेबल रहता है, तब तक ये रिवोकेबल रहता है। कैसे? आइदर इट कैन बी रिवोक्ड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। एक्सप्रेसली मतलब हस्बैंड ने एक्सप्रेसली बोल के तलाक को वापस ले लिया, इम्प्लाइडली मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, तो वो भी रिवोकेशन ऑफ डिवोर्स माना जाएगा, क्योंकि इद्दत के दौरान इंटरकोर्स प्रोहिबिटेड रहता है। अगर इंटरकोर्स कर लिया तो ये मान लिया जाएगा कि हस्बैंड ने तलाक को रिवोक कर लिया है। उसके बाद एक और पॉइंट ये है कि ये जो पीरियड ऑफ तुर है, ये पीरियड ऑफ तुर इन 3 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता। कौन सा? जब वाइफ की मेंस्ट्रुअल साइकिल की एज खत्म हो गई है, जैसा कि मैंने बोला कि मेनोपॉज उसको आ चुका है, अब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके बंद हो जाएंगे तो आप तलाक कभी भी दे दो, तुर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ही नहीं। दूसरा है पार्टीज हैव बीन अवे फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज इद्दत का एक पर्पस क्या है? प्रेगनेंसी को असर्टेन करना। अब पार्टीज एक दूसरे से दूर रह रही हैं बहुत लंबे समय से, तो प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं है, तो उस केस में रिटर्न तलाक भी दिया जा सकता है और उसमें तुर के पीरियड का वेट करना जरूरी नहीं होगा। तीसरा है मैरिज हैज नॉट बीन कंसुमेटेड। मैरिज, हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स, मैरिटल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं है। तो जब इंटरकोर्स हुआ ही नहीं है तो प्रेगनेंसी का क्वेश्चन ही नहीं आता। प्रेगनेंसी का क्वेश्चन जब नहीं आता है, अगर मैरिज कॉन्सुमेट नहीं हुई है, तो तुर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, आप डिवोर्स कभी भी दे सकते हो। उसके बाद दूसरा फॉर्म ऑफ तलाक है हसन तलाक। ये मोस्ट प्रॉपर तो नहीं है बट प्रॉपर है। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पे 3 तलाक के प्रोनाउंसमेंट होते हैं ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव तुर। मतलब कि ये, जैसे कि तुर मैंने बोला कि 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का पीरियड तुर कहलाता है, तो पहला प्रोनाउंसमेंट वो यहां करेगा, डिवोर्स, तलाक। दूसरा प्रोनाउंसमेंट वो यहां पर करेगा और तीसरा प्रोनाउंसमेंट वो इस पीरियड में कहीं भी कर देगा। मान लीजिए उसने यहां कर दिया, तो जैसे ही इसका तीसरा प्रोनाउंसमेंट कंप्लीट हो गया, यहीं पर तलाक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, यहां पर तलाक जो है वो फाइनल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, इररिवोकेबल हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिमेनिंग पीरियड ऑफ इद्दत। ये पीरियड अगर बचा भी हुआ है ना, तो इस पीरियड का आपको कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। थर्ड प्रोनाउंसमेंट पे तलाक फाइनल और बाइंडिंग हो जाता है। तो यहां पर लिखा है कि 3 प्रोनाउंसमेंट ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव तुर इफ वाइफ इज सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन। अगर वाइफ का मेंस्ट्रुअल साइकिल आना ही बंद हो गया है, तो फिर वो क्या करेगा? वो हर महीने पे एक एक बार तलाक बोल देगा। पहला तलाक बोलेगा, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को, दूसरा बोल देगा 1 फरवरी को, तीसरा बोल देगा 1 मार्च को। तो इस तरीके से तलाक वो बोल दिया जाएगा और जैसे ही थर्ड प्रोनाउंसमेंट होता है, तलाक फाइनल और बाइंडिंग हो जाता है। और यहां पर भी इस ड्यूरेशन में, मतलब कि जब तक कि उसकी इद्दत का पीरियड चल रहा है वाइफ का और थर्ड प्रोनाउंसमेंट यहां पर नहीं हुआ है, तलाक इज रिवोकेबल। आइदर इसको एक्सप्रेसली या फिर इंप्लाइडली इसको रिवोक किया जा सकता है। तो इद्दत के ड्यूरेशन में तलाक हमारा रिवोकेबल है। अब हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक की बात करते हैं, जो है तलाकुल बिद्दत, जिसको हम ट्रिपल तलाक भी कहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2017 में 3:2 की मेजोरिटी से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था।
और द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट ऑफ 2019 ने इसको क्रिमिनलाइज भी कर दिया और मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल का और फाइन का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। हालांकि ये जो है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। उसके बाद यहां क्या होता है कि यहां 3 प्रोनाउंसमेंट या तो एक सेंटेंस में या फिर 3 अलग अलग सेंटेंसेस में दिए जा सकते हैं। मतलब कोई हस्बैंड ये बोल सकता है कि तलाक 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 3 सेंटेंस में, या फिर बोल सकता है कि मैं तुमको 3 तलाक देता हूं, आई गिव यू फर्स्ट तलाक, सेकंड तलाक, थर्ड तलाक। और या फिर ये भी कह सकता है कि आई तलाक यू थ्राइस। या फिर इसका एक तरीका और है, एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट में भी अगर हस्बैंड ने क्लियरली अपना इररिवोकेबल तलाक देने का इंटेंशन एक्सप्रेस कर दिया तो वो भी ट्रिपल तलाक का ही इफेक्ट रखता है। जैसे कि अगर हस्बैंड ये कह दे कि मैं तुमको इररिवोकेबल तलाक देता हूं, तो ये तलाक भी, सिंगल प्रोनाउंसिएशन भी मैरिज खत्म कर देगा। केवल शिया मुस्लिम्स केवल सुन्नी मुस्लिम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। सुन्नी मुस्लिम्स में भी हनाफी मुस्लिम्स रिकॉग्नाइज करते हैं, शिया मुस्लिम ट्रिपल तलाक को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इला। इला का लिटरल मतलब होता है वॉ ऑफ कॉन्टिनेंस। वॉ का मतलब क्या होता है? प्रण लेना। अब यहां हस्बैंड ने क्या प्रण लिया है? यहां हस्बैंड ने यह प्रण लिया है कि वो अपनी वाइफ के साथ 4 महीने तो कम से कम, और उससे ऊपर किसी भी समय, कोई भी समय बोल सकता है, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, वो इस समय के लिए, इस ड्यूरेशन के लिए अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा। और इस वाव यानी कि इस प्रण लेने का असर क्या होगा? इट इज एज गुड एज डिवोर्स, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिवोर्स। अब 4 महीने तक सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करने का अगर कोई हस्बैंड प्रण ले ले, या 4 महीने से ऊपर किसी भी समय का, तो इसका इफेक्ट डिवोर्स जैसा ही होता है। तो इसलिए हम उसको कंस्ट्रक्टिव डिवोर्स बोलते हैं। बहुत ज्यादा ये रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ डिवोर्स नहीं है, ऐसे केसेस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और शफी लॉ में क्या है कि ऐसा बोल देने भर से कि मैं 4 महीने या उससे ऊपर किसी भी ड्यूरेशन के लिए अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा, डिवोर्स नहीं हो जाता। शफी लॉ में केवल ये वाइफ के पास एक ग्राउंड आ जाता है जुडिशियल डिवोर्स का, तो वो एक कोर्ट से डिवोर्स ऑब्टेन कर सकती है अगर उसके हस्बैंड ने उसके साथ ऐसा प्रण ले लिया है। उसके बाद क्या है कि जैसे आपने 4 महीने बोला कि मैं 4 महीने के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा, तो आप इसको रिवोक भी कर सकते हो। इसको रिवोक करने के 2 तरीके हैं, बाय एक्सप्रेस वर्ड्स, या तो आप उसको शब्दों के थ्रू आप बोल के उसको वापस ले लो, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट कर दो। अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट कर दिया या फिर एक्सप्रेसली बाय वर्ड अगर आपने बोल दिया, तो ये तलाक रिवोक भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक आता है जिहर। ये इनकोइट डिवोर्स है। इनकोइट का मतलब होता है कि इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ डिवोर्स है। इसको कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ डिवोर्स भी जिहर की तरह बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को कंपेयर कर देता है किसी भी ऐसी महिला से जो उसके साथ उसकी प्रोहिबिटेड डिग्री में आती है। जैसे एक पुरुष के साथ उसकी मां प्रोहिबिटेड डिग्री में आती है, या उसकी सिस्टर प्रोहिबिटेड डिग्री में आती है, या फिर उसकी नीस जो है वो प्रोहिबिटेड डिग्री में आती है। प्रोहिबिटेड डिग्रीज के बीच में शादी नहीं हो सकती। माँ और बेटे के बीच में थोड़ा शादी हो जाएगी, बहन और भाई के बीच में थोड़ा शादी हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में। तो यहां पर पुरुष जो है वाइफ को एक ऐसी वुमेन से, फीमेल से कंपेयर कर देगा जो उसके साथ प्रोहिबिटेड डिग्री में है। जैसे वो अपनी वाइफ को अपनी मदर से या अपनी बहन से कंपेयर कर देगा। उस जैसे ही ऐसा कंपैरिजन कर दिया जाता है तो वाइफ के पास पहला राइट आ जाता है कि वाइफ जो है कॉन्जुगल जो कोहैबिटेशन है उसको मना कर सकती है। वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहने से खुद ही मना कर सकती है, जब तक कि हस्बैंड पश्चाताप ना करे। उसने जो कंपैरिजन कर दिया है ना अपनी वाइफ का अपनी मां से या अपनी बहन से या फिर किसी और महिला से जो उसकी प्रोहिबिटेड डिग्री में है, वाइफ कह सकती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी जब तक तुम पेनेंस नहीं करते। पेनेंस का मतलब है पश्चाताप नहीं करते। तो इस पेनेंस में हस्बैंड क्या कर सकता है? जैसे पहले दास प्रथा होती थी, स्लेव रखे जाते थे, तो वाइफ कहेगी कि एक स्लेव को मुक्त कर दो, छोड़ दो। या फिर हस्बैंड 2 महीने के लिए फास्टिंग करे, या फिर गरीबों को खाना खिलाए। मतलब ये पेनेंस के 3 तरीके हैं। तो अगर हस्बैंड पेनेंस करता है तो वाइफ उसके पास वापस आ सकती है। और दूसरा, वाइफ के पास एक राइट हो जाता है कि क्योंकि हस्बैंड ने ऐसा कंपैरिजन कर दिया है और वाइफ एग्रीव्ड है, तो वाइफ कोर्ट में जाके एक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू डिवोर्स का एक सूट फाइल कर सकती है और डिवोर्स भी ऑब्टेन कर सकती है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल डिवोर्स की। और म्यूचुअल डिवोर्स में 2 टाइप के डिवोर्स आते हैं, पहला आता है खुला और दूसरा आता है मुबारक। तो पहले बात करते हैं खुला की। खुला में क्या होता है कि वाइफ के मन में डिजायर होती है हस्बैंड से डिवोर्स लेने की और सेपरेट होने की, पर वाइफ हस्बैंड को डिवोर्स दे नहीं सकती। तो वाइफ क्या करती है, हस्बैंड से उसकी डिवोर्स देने की पावर को खरीद लेती है। तो वाइफ एक ऑफर देती है कि मैं तुमसे डिवोर्स देने की पावर खरीदना चाहती हूं फॉर सम कंसिडरेशन। तो वाइफ हस्बैंड, ये कंसिडरेशन पैसा भी हो सकता है, तो वाइफ हस्बैंड को कुछ पैसा देगी और हस्बैंड से उसकी डिवोर्स देने की पावर को खरीद लेगी, और उसके बाद वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देगी।
तो यहां क्या होता है कि ऑफर फ्रॉम द वाइफ, वाइफ ऑफर करेगी, शी विल एग्री टू पे कंसिडरेशन फॉर द रिलीज, और हस्बैंड इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है, डिक्लाइन भी कर सकता है। पर अगर हस्बैंड ने ये ऑफर वाइफ का एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं अपनी वाइफ देने की पावर इतने पैसों के एवज में तुम्हें ट्रांसफर करता हूं, तो फिर जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस पूरा हो गया और उसके बाद पूरा ट्रांजेक्शन जो है वो इररिवोकेबल हो जाता है। और जब वाइफ हस्बैंड से उसकी पावर खरीद लेती है डिवोर्स देने की, फिर उसके बाद वाइफ अपनी मर्जी के हिसाब से अपने हस्बैंड को खुला दे सकती है। तो यहां आप कैपेसिटी फॉर खुला भी देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मुबारात। मुबारात जो है वो एकदम डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है। यहां हस्बैंड में और वाइफ में दोनों में डिजायर है म्यूचुअली सेपरेट होने की। कोई भी डिजायर को एक्सप्रेस कर सकता है। वाइफ कह सकती है मैं अलग होना चाहती हूं, मुझे तलाक चाहिए, हस्बैंड भी कह देगा ठीक है मैं भी तलाक देने के लिए तैयार हूं, या फिर हस्बैंड कह सकता है कि मुझे तलाक चाहिए और वाइफ उसको एग्री कर देगी। तो यहां एकदम म्यूचुअल डिजायर ऑफ सेपरेशन होता है, ये परफेक्ट म्यूचुअल डिवोर्स है। हालांकि खुला और मुबारात में डिफरेंस क्या है, खुला में वाइफ अलग होना चाहती है तो वो हस्बैंड को ऑफर देती है कि अपने डिवोर्स देने के राइट को मेरे फेवर में ट्रांसफर कर दो फॉर सम कंसिडरेशन। बट खुला में क्या होता है, म्यूचुअल डिजायर ऑफ सेपरेशन होता है। मुबारात में म्यूचुअल डिजायर ऑफ सेपरेशन होता है। मुबारात में हस्बैंड भी अलग होना चाहता है, वाइफ भी अलग होना चाहती है। खुला में कंसिडरेशन होना चाहिए, मुबारात में कोई कंसिडरेशन नहीं है, परफेक्ट म्यूचुअल डिवोर्स है। अगली बात हम करते हैं तलाक तफवीज की। यह होता है डेलीगेटेड डिवोर्स। तफवीज का लिटरल मतलब है एजेंसी फॉर रेपुडिएशन। तो यहां क्या होता है, बेसिकली हस्बैंड अपनी पावर जो है उसकी वाइफ को डिवोर्स देने की वो वाइफ के फेवर में ट्रांसफर कर देता है, डेलीगेट कर देता है। ये डेलीगेशन जो है वाइफ के फेवर में भी हो सकता है या फिर किसी थर्ड पर्सन के फेवर में भी हो सकता है। मान लीजिए कि वाइफ के फादर के फेवर में कर दे, तो वाइफ के फादर के फेवर में कर दिया है, पावर डिवोर्स की डेलीगेट कर दी है, तो वाइफ का फादर भी अब डिवोर्स प्रोनाउंस कर सकता है वाइफ के बिहाफ पे। यहां पे फीचर्स ऑफ डेलीगेशन देख लेते हैं। पहला होता है कि डेलीगेशन वाया एग्रीमेंट होना चाहिए। एक एग्रीमेंट के तहत हस्बैंड डेलीगेट करेगा अपनी सारी पावर डिवोर्स देने की वाइफ को या उसके इंस्टेंस पे किसी थर्ड पर्सन को। दूसरा है डेलीगेशन बिफोर मैरिज भी हो सकता है, आफ्टर मैरिज भी हो सकता है। मतलब बिफोर मैरिज, शादी से पहले, निकाह के समय वाइफ ये शर्त रख सकती है कि डिवोर्स देने का हक मेरे पास होगा, मुझे ट्रांसफर कर दो। तो हस्बैंड शादी के टाइम भी ट्रांसफर कर सकता है या शादी के बाद भी हस्बैंड जो है डेलीगेशन कर सकता है। उसके बाद है डेलीगेशन कैन बी फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और परमानेंटली। डेलीगेशन जो पावर का हो रहा है हस्बैंड की तरफ से, वो वाइफ को परमानेंट भी दे सकता है। वाइफ से कह सकता है दैट यू शैल ऑलवेज चूज इन रिलेशन टू मैरिज, शादी में रहना है नहीं रहना है ये हमेशा तुम ही चूज करोगी। या फिर डेलीगेशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड भी हो सकता है कि अगले 4 महीने तक वाइफ के पास हस्बैंड को डिवोर्स देने की पावर डेलीगेटेड रहेगी। डेलीगेशन एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। एब्सोल्यूट डेलीगेशन, कंडीशनल डेलीगेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। वाइफ कह सकती है, हस्बैंड कह सकता है कि अगर मैंने दूसरी शादी की तो तुम्हारे पास पूरी पावर है मुझे तलाक देने की। या फिर अगर मैं कभी शराब पीने लगूं, शराब पीना इस्लाम में हराम है, तो तुम्हारे पास पूरी ताकत है मुझे डिवोर्स देने की। या फिर ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है, बिना किसी कंडीशन के हस्बैंड कैन जस्ट डेलीगेट द पावर। ये पॉइंट यहां पे रिपीट हो गया है। फिर टू वाइफ और थर्ड पर्सन, ये मैंने बता दिया है कि डेलीगेशन का जो है डेलीगेशन वाइफ के फेवर में या फिर किसी थर्ड पर्सन के फेवर में हो सकता है। अगली बात आती है स्टैट्यूटरी डिवोर्स की। स्टैट्यूटरी डिवोर्स में 3 डिवोर्स हैं, लियान, फसक और जुडिशियल ग्राउंड्स व्हिच आर प्रोवाइडेड अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। पहली बात करते हैं लियान की। लियान में क्या होता है कि यहां हस्बैंड जो है वो फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री लगा देता है वाइफ के ऊपर। वो ये झूठा चार्ज वाइफ के ऊपर लगाता है कि वाइफ किसी गैर मर्द के साथ अडल्टरस रिलेशन में है। अब इससे वाइफ एग्रीव्ड होगी। अब इससे वाइफ, जो एग्रीव्ड वाइफ है, वो क्या कर सकती है, वो रेगुलर सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल कर सकती है। इप्सो फैक्टो डिसोल्यूशन मैरिज का नहीं होगा, मैरिज अपने आप खत्म नहीं हो जाएगी, बट एग्रीव्ड वाइफ कोर्ट जा सकती है कि भाई मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री लगा रहा है, मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा दिलाओ, मुझे इस व्यक्ति से डिवोर्स दिलाओ। हालांकि हस्बैंड के पास, हस्बैंड रिट्रैक्शन ऑफ चार्जेस भी कर सकता है, हस्बैंड इन चार्ज को, इस एलिगेशन को वापस भी ले सकता है, पर उसकी 2 कंडीशन है। रिट्रैक्शन मतलब वापस लेना, रिट्रैक्शन ऑफ चार्ज कब तक होना चाहिए, बिफोर पासिंग ऑफ डिक्री। अगर एक बार डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डिवोर्स की डिक्री पास हो गई तो ये रिट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा है कि रिट्रैक्शन मस्ट बी बोनाफाइड, वो साफ दिल से, खुले मन से ये स्वीकारता हो कि उसने गलती की है, उसने गलत चार्जेस अडल्ट्री के लगाए हैं, गलत एलिगेशन लगाए हैं, वो उसको वापस लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं फसक की। फसक अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, पर फसक में क्या होता है कि वाइफ काजी के पास जा सकती है अपनी मैरिज डिसॉल्व कराने के लिए 2 ग्राउंड पे यूजुअली। पहला है कि उसकी इर्रेगुलर मैरिज हो गई। इर्रेगुलर मैरिज क्या होती है कि मैरिज में कोई कमी रह गई थी, वो इर्रेगुलर है, वॉइडेबल होती है इर्रेगुलर मैरिज बेसिकली। फॉर एग्जांपल, 2 एग्जांपल देता हूं मैं। अगर
हस्बैंड ने गलती से 5वीं शादी कर ली, मैक्सिमम मैरिजेस विच अ मुस्लिम कैन कॉन्ट्रैक्ट इज 4, बट उसने 5th वाइफ 5वीं शादी कर ली, तो ये 5th वाइफ जो है 5th मैरिज है, ये वॉइड नहीं है, ये खाली वॉइडेबल है, ये इरेगुलर है। तो इस केस में क्या करना होगा, उसको वन ऑफ द एग्जिस्टिंग वाइफ्स को डिवोर्स देना पड़ेगा और ये 5th वाइफ फिर उसकी 4th वाइफ बन जाएगी। तो बट अगर वाइफ चाहे तो जो है वो मैरिज को डिसॉल्व भी करवा सकती है। तो वाइफ काजी के पास जाके बोलेगी भाई मेरी मैरिज इरेगुलर थी। इरेगुलर मैरिज का एक और एग्जांपल है कि बिना विटनेसेस की प्रेजेंस के शादी हो गई। शादी में जब निकाहनामा लिखा जाता है, निकाह होता है, तो उस समय विटनेसेस होना जरूरी रहता है। बिना विटनेस के शादी हो गई थी, कोई विटनेस था ही नहीं शादी में, तो ये खाली इरेगुलर है, तो मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है वाइफ काजी के पास जाके। या फिर मैरिज हो गई है प्रोहिबिटेड डिग्रीज में, प्रोहिबिटेड डिग्रीज मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी हो गई थी, अब वाइफ उस मैरिज को खत्म करना चाहती है, तो वहां पर मैरिज खत्म हो जाएगी। पर अब क्या होता है कि अब फसक का इस्तेमाल नहीं होता, ये अब सब डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में ही जो है कवर हो जाता है मामला। अब ये है स्टैट्यूटरी डिवोर्स अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में। ये से पहले क्या था कि डिवोर्स देने की सारी पावर हस्बैंड के पास कॉन्सेंट्रेटेड थी, तो ये 1939 में एक्ट आया था जिसने मुस्लिम वाइफ को कुछ एडिशनल ग्राउंड दे दिए थे जिन पर वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड जो है वो पिछले 4 साल से उसका कुछ अता पता नहीं है, या फिर हस्बैंड ने वाइफ को मेंटेनेंस ही नहीं दिया है पिछले 2 सालों से, या फिर हस्बैंड को 7 साल से ऊपर की सजा हो गई है, या फिर हस्बैंड अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को पिछले 3 साल से फुलफिल नहीं कर रहा है, या फिर हस्बैंड शादी के टाइम भी इंपॉर्टेंट था, आज की डेट में भी वो इंपॉर्टेंट है, या फिर हस्बैंड को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कुछ सीवियर टाइप की है, या फिर हस्बैंड वाइफ जो है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक्सरसाइज करना चाहती है, मतलब माइनॉरिटी में वाइफ की शादी कर दी गई थी, तो वाइफ के पास ये राइट होता है कि वो 18 साल तक अपनी शादी को रेपिडिएट कर दे, खत्म कर दे। तो ये स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स कुछ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में मुस्लिम वाइफ को दे दिए थे। अब हम चर्चा का अंत करते हैं इस केस लॉ के साथ। इस केस लॉ में जुलाखा बेगम वर्सेस अब्दुल रहीम 2000 कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है। यहां ये बोला गया था कि अगर डिवोर्स होना है तो डिवोर्स होने से पहले प्री डिवोर्स कॉन्फ्रेंस, मतलब कि मैरिज को सेटल करने के लिए, रिकंसिलिएशन के लिए अटेम्प्ट करना डिवोर्स से पहले बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्टली डिवोर्स हो गया है पार्टीज के बीच में विदाउट देयर बीइंग एनी अटेम्प्ट ऑफ रिकंसिलिएशन, तो ऐसा डिवोर्स वैलिड नहीं होगा। तो रिकंसिलिएशन का अटेम्प्ट जो है वो जरूर किया जाना चाहिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में तलाक से पहले। तो ये डिवोर्स पे पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दिया गया है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।